जनवरी 2019 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करने का ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसको पहले 6 मंथ के लिए इस्टेब्लिश किया गया और कल से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरह से ख़त्म करके नेशनल मेडिकल कमीशन को लागू कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं बलवंत सिंह आप सभी व्यूवर्स का सिविल के पंडे चैनल में स्वागत करता हूं। एक मोटिवेशनल कोट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। मतलब कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको स्वयं ही अपने को इसको पाने के लिए प्रेरित करना होगा, या तो कोई दूसरा नहीं आएगा आपको आपका गोल अचीव कराने के लिए, क्योंकि किसी दूसरे के कहने से आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। जब तक कि आपकी जो चेतना है, स्वयं की चेतना ना जागे, तो आप अपने बारे में स्वयं ना सोचना शुरू करें। तो आइए अब डिटेल से शुरू करते हैं। हमारे देश भारतवर्ष में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एजुकेशन तथा मेडिकल से जुड़ी सारी कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी था, लेकिन इसके अंदर की जो अनियमितताएँ थी उसके कारण नीति आयोग जो है हमारे यहाँ का, उसने इसको बदलने का एक सुझाव दिया, इसको बदलने के लिए एक सुझाव दिया और जनवरी 2019 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको क्या किया गया, पहले 6 मंथ के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद संसद में एक बिल पास कराया गया और बिल को पास करा के जो राष्ट्रपति हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने 8 अगस्त 2019 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू जो हुआ वो कल यानी 25 सितंबर 2020 से हुआ, जिसमें जो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन जो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी को नियुक्त किया गया, जो कि एम्स के ENT डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। तो इनको जो है 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया है, पहले 3 वर्षों के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया इनका। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाके हम लोग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि ये इसका गठन कब हुआ और कब तक हुआ इसका कब तक चला ये। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था, इसका था 1934 में इसको बनाया गया था। उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि किसके अंडर में, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया किसके अंडर में, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर में। इसके बाद इसमें समय समय पे मॉडिफिकेशंस होते रहे, कुछ 1964 में हुआ, कुछ 1993 में हुआ, कुछ 2001 में हुए। तो समय समय पे इस पर मॉडिफिकेशन होता रहा। और इसका जो मेन कार्य, जो इसके मेन फंक्शन थे, वो UG और PG जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनका रेगुलेशन करना, इनको रेगुलेट करना, और सभी जो डॉक्टर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, और सबकी जो डायरेक्टरी होती है उसको मेंटेन करना। तो ये इसका मेन फंक्शन हुआ करता था। अब देखते हैं कि इसको चेंज करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, कि इसको चेंज करके न्यू कमीशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसका मेन रीज़न ये था कि दिन ब दिन, डे बाई डे इसमें क्या है, कई सारी अनियमितताएँ देखने को मिलती रहीं। तो डे बाई डे इसमें क्या है, कई सारी अनियमितताएँ होने लगी, करप्शन के कई केस आने लगे। तो सबसे बड़ा जो इसमें करप्शन का केस आया था 2010 में सबसे बड़ा करप्शन का केस आया, जिसमें तत्कालीन जो उस समय के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे केतन देसाई, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे और CBI ने उनको अरेस्ट किया। तो जब एक संस्था का जो प्रेसिडेंट ही इस टाइप का हो, तो फिर और बाकी एम्प्लॉयज़ से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो इसके बाद भी समय समय पे 2016, 15 एंड 18 तक कई केसेस आते रहे, करप्शन के चार्ज इन पे लगते रहे। तो इसलिए सबने माना कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। इंडिया के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी जो नया बिल लाया नेशनल मेडिकल कमीशन का, उसको सही ठहराते हुए उसको मेडिकल छात्रों के हित में तथा करप्शन फ्री होने की बात बताई। तो इसलिए इसमें क्या है कि रिफॉर्म ज़रूरी था। अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसके अंदर 4 बोर्ड आते हैं, आपके 4 बोर्ड्स आने वाले हैं। उसमें है UG अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है वो आएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है वो आएगा, फिर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ये भी इसके अंदर आने वाला है, और एथनिक्स मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ये भी इसके अंदर आने वाला है। तो ये 4 बोर्ड इसके अंडर में आने वाले हैं। अब इसका जो कंपोजिशन है, मतलब इसमें कितने मेंबर होने वाले हैं, तो नेशनल मेडिकल जो कमीशन है इसके अंदर टोटल 33 मेंबर होने वाले हैं। उसमें एक चेयरपर्सन होगा, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 22 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर होंगे। तो इसका जो चेयरपर्सन है उसको मेडिकल प्रोफेशनल होना कंपलसरी है। तो इसका चेयरपर्सन कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही होना चाहिए। अब इसके जो मेन फंक्शंस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या होने वाला है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होने वाला है, तो इसका मेन फंक्शन जो है, मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं और मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, नियम कानून बनाना,
उसके अलावा हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और उसको सही करना, और मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सही करना, ये सब हो गया। और जो वहाँ पे मैन पावर हो गया, जैसे कि क्या कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है किसी हॉस्पिटल में, वो सब मेंटेन करना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। अब और स्टेट काउंसिल जो हैं सारे इंडिया में, जो भी स्टेट की जो मेडिकल काउंसिल से हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनके साथ काम करना, उनके साथ समन्वय स्थापित करना। और फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी जो 50% अप टू 50% मीन्स मैक्सिमम जो 50% की सीट है, उनके लिए जो फीस निर्धारण है उसकी गाइडलाइंस को बनाना। और एमबीबीएस नर्सिंग या अन्य मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए गाइडलाइंस बनाना। तो ये कुछ मेन फंक्शंस थे इसके। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि इफेक्टिव हुआ कल 25 सितंबर 2020 से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।